युवा वीर है दन दनाता चला जा, लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हैं, बहादुर तू उन्हें मिटाता चला जा। मित्रों, ढेर सारा स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बालाजी मैथ स्टडी में। मित्रों, मैं आपका प्रिय मित्र अखिल प्रताप सिंह आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा 10th गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक द्विचर वाले रैखिक समीकरण। आइए मित्रों, हम आज आपको बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं, बिल्कुल ही बेसिक से, कि द्विचर रैखिक समीकरण क्या होते हैं। उन्हें जानने से पहले हम जान लेते हैं कि चर क्या होता है, जिससे कि हमारा ये हेडिंग आपके लिए दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इनमें हमारे चर क्या है। आपने मैथ्स में 8वें 9वें में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ जो हमारे मित्र हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। तो आइए बताते हैं कि चर क्या होते हैं। जैसे हमारा गणित में कभी कभी प्रयोग हो जाता है x का, y का, या हम किसी a से लेकर के z तक किसी अक्षर का प्रयोग कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, उसकी भी वैल्यू निश्चित नहीं होती है। चर कहते हैं ना कि इसका मान जो होता है वो चलायमान होता है, इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, इसलिए हम इसे चर बोलते हैं, इंग्लिश में इसे वेरिएबल बोलते हैं। तो हमारा ये तो निश्चित हो गया कि हमारा चर क्या होता है। भैया a से लेकर के z तक हम कोई सा भी अक्षर मान ले, जैसे मान लिया कि हमारे पास वो x आदमियों ने काम किया, तो हमें निश्चित नहीं है कि कितने आदमियों ने काम किया, लेकिन हम कहते हैं कि 4 आदमियों ने काम किया, तो ये अचर है। अचर यानी इसका मान अचलायमान है, इसका मान निश्चित है, इसका मान 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब तुम्हें निश्चित हो गया कि आदमी 4 ही हैं। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि x आदमियों ने काम किया या a आदमियों ने काम किया, या a से लेकर z तक वो कोई भी अल्फाबेट मान करके कहे कि इतने आदमियों ने काम किया, तो क्या आपके लिए निश्चित होगा कि हमारा जो मान है वो कितना है। लेकिन अगर कोई सीधे सीधे कह दे कि 10 आदमियों ने काम किया, 20 आदमियों ने काम किया, तो आपके लिए मान वो निश्चित हो जाता है कि इतना निश्चित है। तो हम चर किसे कहते हैं, जिसका मान हमें निश्चित नहीं होता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना पड़ता है। हमारे लिए गणित के द्वारा उनका मान हम ज्ञात करते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं रैखिक समीकरण। आप सभी ने क्लास 9th में रैखिक समीकरण अवश्य पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार आप देख लीजिए, जबकि हमारा एक समीकरण क्या हो। सबसे पहले रैखिक जानने से पहले भी हम समीकरण जानते हैं कि समीकरण क्या होता है। अगर हम हम बीजीय व्यंजक बनाए, बीजीय व्यंजक यानी बीजगणित हम पढ़ रहे हैं, हमारा ये क्या है, बीजगणित है हमारा, अलजेब्रा। अब हम बीजगणित है तो बीजगणित में हम क्या पढ़ते हैं, चर पदों का और अचर पदों का मिश्रण से हम एक बीजीय व्यंजक बनाते हैं, एक व्यंजक बना लेते हैं और उसमें फिर समीकरण बनाते हैं। आप समझिए सबसे पहले कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। जैसे मानो हमने तुमसे कहा कि एक हमारे पास है 5x + 3, ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, इसमें ये हमारा चर पद है और ये हमारा अचर पद है। हमने इनका एक योग ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया है, इसे हम एक बहुपद बोल सकते हैं। वो हमारा बहुपद किस प्रकार का है, रैखिक बहुपद, और या हम इसे बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक। x की घात कितनी भी हो या कुछ हो, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे पैटर्न में है तो ये हमारा क्या होगा, बीजीय व्यंजक। अब इस बीजीय व्यंजक के लिए हमें समीकरण बनाना है। जैसे हमारा रैखिक बहुपद है तो हमें इसे रैखिक बहुपद से हमें इसे रैखिक समीकरण बनाना है। अभी हमारा रैखिक बहुपद है, अब हमें इसे रैखिक समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पक्ष बना देंगे, यानी बराबर का चिन्ह लगा देंगे, और बराबर का चिन्ह लगाते ही ये एक रैखिक बहुपद से रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मानो हम इसके बराबर लिख दें 7, तो ये हमारा क्या हुआ, ये बीजीय व्यंजक से रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो गया। अब रैखिक समीकरण आप समझ रहे होंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। अरे भाइयों, रैखिक समीकरण वह होता है कि जिसमें
हमारा क्या हो, चर हो जो उनकी अधिकतम घात 1 हो। अब चर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो चर हो उनकी अधिकतम घात, घात यानी जैसे x की घात 1 है तो हमें 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि यहीं पर हमारा x की अगर घात लिखी होती है एक्स स्क्वायर, तो ये हमारी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, अगर सिंपल हमारी किसी चर की अधिकतम घात 1 है तो वह हमारी रैखिक समीकरण होगी। तो मित्रों आप समझ चुके होंगे कि रैखिक समीकरण क्या है भाइयों, जिसमें कितने भी चर हो और जो चर हो ना, चर की अधिकतम घात 1 हो। आप इसके लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस चीज को आप लिख लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे कि चर की अधिकतम घात 1 हो, वहां रैखिक समीकरण होगी। अब रैखिक समीकरण समझ में आ गया। अब दो चर वाली रैखिक समीकरण कैसे भाई, देखिए इसमें एक चर है x, अब हम एक चर और ले आएंगे तो दो चर हो जाएंगे, तो वो हमारा दो चर वाली रैखिक समीकरण हो जाएगी। कैसे मित्रों, देखिए इसी समीकरण में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कैसे कि देखिए इसने 3y और कर दिया हमने, या कुछ भी मन से आप कर सकते हैं, बराबर में हमने कुछ लगा दिया, 9 और 10 जो लगाना चाहे वो आप लगा सकते हैं। अभी हमारा क्या हुआ, दो चर वाली रैखिक समीकरण बन गई। कैसे देखिए 5x प्लस 3y प्लस 9, ये हमारा क्या हुआ, दो चर वाली रैखिक समीकरण बन गई। इसमें क्या हमारा एक x चर है, एक y चर है, दो चर है और दोनों की चरों की घात अधिकतम 1 है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण बन के तैयार हो गई। मित्रों अब आपके लिए इतना पढ़ते पढ़ते आप समझ चुके होंगे कि दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या है। अब मित्रों हम आपके लिए आगे बताएंगे, पहले से मिटा लेते हैं। मित्रों बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण तुमने जान लिया क्या होता है। अब हम इनसे x और y की मान कैसे ज्ञात करेंगे। मित्रों इनके जो मान होते हैं उन्हें ज्ञात करने की हमारे पास चार विधियां हैं। चार विधियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे हमारी आती है आलेखीय विधि, आलेखीय विधि। नंबर 2 पे मित्रों हमारी कौन सी आती है, विलोपन विधि ले लो। और नंबर 3 पर मित्रों हमारी आती है प्रतिस्थापन विधि। और मित्रों जो अंतिम हमारे जो चौथे नंबर पे आती है वो है बज्य गुणन विधि। ये चार विधियां मित्रों हमारे पास हैं। अब हम जान लेते हैं कि इन चारों विधियों से हम इनके मान कैसे निकालते हैं। अब मित्रों देखिए, अगर हम कभी भी इन समीकरणों से मान निकालेंगे दो चर रैखिक वाले समीकरण से, तो हमारे पास न्यूनतम दो समीकरणों का होना आवश्यक है। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक है 2x प्लस 3y बराबर 7, एक है 5x माइनस 2y बराबर 9। ये हमारे पास दो समीकरण हैं। अब मित्रों हमें इससे कहेगा कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब हम आलेखीय विधि से क्या करेंगे कि इनमें से हम क्या करेंगे, x और y का अपने मन से मान रखेंगे और कुछ बिंदु निकाल लेंगे। उन बिंदुओं का क्या करेंगे, ग्राफ में रखेंगे और रेखाओं का प्रतिच्छेदन जहां पर होगा वहां पर हमारे x और y का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। वो तो आपने सीखा ही होगा 9th में प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। उससे हम क्या करेंगे, आलेखीय विधि से निकाल लेंगे। अब दूसरी जो हमारा होता है वो होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है, जैसे मानिए कि हमने इसमें से एक पद जो होता है एक चर के लिए हम बराबर कर लेंगे। जैसे मानिए कि हम आपके लिए करके दिखाते हैं, कैसे कि मानो हमें y बराबर कर लेते हैं। ठीक है, y बराबर कर लिया, मानो इसे यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से यहाँ गुणा कर लेंगे और
3 से यहाँ गुणा कर लेंगे तो हमारा मान बराबर हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 6y इजिकल टू 14। और हमारा यहाँ पर अगर 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15x माइनस 6y इजिकल टू 27। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारा फोकस होना चाहिए वो इस सवाल पर होना चाहिए, क्योंकि इस सवाल के द्वारा ये एग्जाम्पल है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जिससे कि आप विलोपन विधि को आसानी से समझ पाए। इसमें क्या करेंगे, देखिए हमें एक साफ साफ चीज दिखाई दे रही है कि अगर हमें 6y को गायब करना है तो हम इसे जोड़ दें समीकरण को आपस में, तो हमारा क्या होगा, y समाप्त हो जाएगा। विलोपन यानी किसी चीज का हमें विलोप करना है ना, तो विलोप क्या करेंगे, y का विलोप कर देंगे तो हम हमारे पास x x रह जाएगा और हम डायरेक्ट मान निकाल लेंगे। कैसे, देखिए हमारे पास इसे हम कर लेंगे 4x, इसे लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होगा, 15 और 4 कितने हो गए, 19x हो गए प्लस प्लस, और ये हमारा क्या हुआ, ये प्लस 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 माइनस माइनस हो गया। अब ये हमारा क्या हुआ प्लस, मित्रों ये 19 हो गया, ये हमारा खत्म हो गया। और ये 14 और 27 कितने हो गए मित्रों हमारे 41। तो हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 41/19 आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम किसी से भी समीकरण रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। अब मित्रों बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, इसी समीकरण से आप समझ लीजिए, हम क्या करते हैं कि हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, हम पक्षांतरण कर लेंगे, y को उधर ले जाएंगे और x की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम इस समीकरण रखेंगे x की जगह, और क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। मानी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरी समीकरण प्रतिस्थापित कर दिया, और क्या करेंगे x y का मान ज्ञात कर लेते हैं बस। और बज्रगुणन में क्या होता है, बज्रगुणन में हम क्या करते हैं x y और जो एक होता है एक मान लेते हैं अचर पद की जगह, और x y का मान ज्ञात करते हैं, साथ में एक मान लेते हैं उसका मान ज्ञात करते हैं, और हम क्या करते हैं उसकी तुलना करके x y का मान ज्ञात कर देते हैं। मित्रों आइए इसी के साथ में अब हम कुछ सवाल लगा के देख लेते हैं। बातें करते करते बहुत समय बीत चुका है। मित्रों तो आज मैं कराऊंगा आपके लिए एनसीईआरटी फोल्डर, जो एनसीईआरटी किताब है हमारी उसका हम आपके लिए पहला सवाल कराएंगे। पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमसे समीकरण बनवा रहा है। क्या कह रहा, आफ्ताब है। अब आप इसको कैसे करेंगे, आप देखिए कैसे करेंगे। एक तरफ लिख लीजिए आफ्ताब और एक तरफ लिख लीजिए इसकी पुत्री। आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है, वो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब देखिए क्या करें, आफ्ताब की आयु के लिए x मान लीजिए और जो उसकी पुत्री है उसकी आयु के लिए y मान लीजिए, ठीक है। अब एक बात समझिए मित्र, समझने वाली बात है कि अभी वर्तमान आयु है इनकी, मैं कहूं कि मेरी आयु 15 साल है या मेरी आयु भी इस टाइम जो रियल है वो 18 साल है। अब मैं आपसे कहूं कि मेरी 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी थी, तो आप जाहिर सी बात है मेरी आयु में से 7 वर्ष घटा देंगे। तो मैंने क्या माना कि इनकी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु मान लिया हमने। हमने इनकी वर्तमान आयु मान ली, कितनी मान ली, x और y मान ली। अब मित्रों ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री से कह रहा है, तो 7 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी होगी,
7 वर्ष पहले मित्रों इनकी आयु कितनी थी? अगर आफ्ताब की देखेंगे तो x माइनस 7 और इसकी पुत्री की देखेंगे तो y माइनस 7। अब मित्रों ये क्या रहा था अपनी पुत्री से? कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व इसने बताया ये, तो 7 वर्ष पूर्व क्या था ये हम पहले से बराबर कर लेंगे इनकी आयु के लिए। ये एक होता है सरल तरीका सवालों को हल करने का। हमने दोनों पक्षों बराबर लिया। 7 वर्ष पहले क्या था? मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, यानी जो इसकी आफ्ताब की आयु है ना 7 वर्ष पहले, मान लिया इसकी आयु x माइनस x थी पहले, अब x माइनस 7 थी 7 वर्ष पहले, तो इसकी आयु थी ना, इसकी आयु की कितनी? 7 गुनी थी। जो इसकी आयु की थी वो 7 गुनी थी। तो मित्रों हम जान आ गए इसकी आयु जब 7 गुनी तो 7 से गुणा कर देंगे। अब हो गया 7 गुनी डायरेक्ट, तो ये इसकी क्या हो गया? 7 गुनी हो गई इसकी आयु अपनी पुत्री की आयु के 7 गुनी थी। तो इसकी आयु जो थी उसकी पुत्री की आयु बराबर किया और 7 से गुणा कर दिया, यानी अपनी पुत्री की 7 गुनी आयु थी इसकी। अब हमने यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे x माइनस 7 बराबर क्या होगा हमारा? 7y माइनस 49। अब क्या होगा हमारा? इधर ले आएंगे x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 41 माइनस 42 हो जाएगा। ये मित्रों हमारा आ गया आंसर, मतलब एक समीकरण हमने बना ली इसे। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है? ये हमारी थी फर्स्ट शर्त। पहली शर्त में कह रहा था कि 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? दूसरी शर्त में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद। अब मित्रों 3 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद इसकी मतलब 3 साल बढ़ जाएगी उम्र, जो भी बढ़ेगी, और इसकी क्या होगी? 3, और इसकी भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी, दोनों की आयु। ये आप क्या है कॉमन सेंस लगाने का थोड़ा सा तरीका है। अब देखिए क्या होगा। अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद क्या होगा? मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब कह रहा 3 वर्ष बाद। अब देखिए हमने फिर वही काम किया, पिता और पुत्री की आयु को लिए बराबर में रख लिया, और क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद ये आयु होगी तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो मित्रों देखिए इसे कर लेते हैं, 3 से गुणा कर लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे? x प्लस 3 इक्वल टू 3 से गुणा करेंगे 3y प्लस 9। अब क्या करेंगे? x माइनस 3y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? ये जाएगा तो माइनस का हमारा हो जाएगा। अब जब ये माइनस का हमारा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 6 रह जाएगा। ये हमारी समीकरण होगी। तो लीजिए ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया हमने इसे, यानी हमने इसकी समीकरण बना के दे दी कि हमने व्यक्त कर दिया, तो हम समीकरण बना दी। अब वो हमसे कह रहा है कि इसे आलेखीय विधि में भी व्यक्त कर दीजिए। तो आलेखीय विधि व्यक्त करने के लिए एक आसान सा तरीका है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसी तरीके से इस एक्सरसाइज में केवल 3 या 4 क्वेश्चन है, वो आप उस तरीके से कर लेंगे। देखिए मित्रों एक मैं छोटा सा चार्ट बना लेता हूं। अब देखिए मित्रों पहली समीकरण से हम x का मान निकाल लेते हैं कितना है, या हम y का निकाल ले रहे हैं। चलो x का निकाल लो। x इक्वल टू ये 7y बार उधर चला जाएगा, तो 7y प्लस माइनस 42 ये हमारा क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। अब मित्रों बात करते हैं इधर से नीचे वाली समीकरण में x की ये होगी हमारी पहले समीकरण से। अब दूसरी समीकरण से देखेंगे तो हमारा क्या आएगा? x बराबर 6 प्लस 3y। अब देखिए मित्रों हम इन दोनों समीकरणों से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या निकालना? y की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे क्या करनी है? x। पहली वाली समीकरण से x और y, दूसरे समीकरण से x और y, ठीक है। यहाँ से बिंदु निकालेंगे a, हम 2-3 बिंदु निकाल लेंगे b, c और ये हमारा d। अब मित्रों देखिए x हमारा है। अब हमने मान लिया मन में, अपने मन में हमने क्या मान लिया कि हमने x y की जगह हमने कितना रख दिया? मानो हम y की जगह रख देते हैं 1 रख देते हैं, तो हमारा कितना आएगा? x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? माइनस का, देखिए 7 की y की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 1
कि हमारा 7 प्लस का है, माइनस का 42, 42 में से 7 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे मित्रों हमारे माइनस के 35। हमारी एक वैल्यू आ गई x की कितनी, x की वैल्यू कितनी है माइनस 35, तो y की वैल्यू हमने कितनी रखी थी 1। ठीक है मित्रों, और हम जब बात करेंगे किसकी, अब देखिए मित्रों अब हम क्या करेंगे, x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह हम रखेंगे ना, तो y की जगह वो एक काम कीजिए आप क्या करिए, y की जगह आप थोड़ा सा बड़ा मान रख दीजिए, क्यों, क्योंकि हम थोड़ा सही मान मिल जाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव है ना तो हमें रखना चाहिए ना वो 7 रख दीजिए y की जगह। तो y की जगह हम 7 रखेंगे ना यहाँ पर आगे, पहले हमने 1 रखा था तो हमारा माइनस 45 आया था, अब क्या आएगा हमारा 7 आ जाएगा, x बराबर 49 माइनस 42, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमने क्या किया x y की जगह हमने 7 रखा तो हमारा x का मान भी 7 आ गया। चलिए मित्रों दो ही बिंदु ले लेते हैं, अभी हमारी एक समीकरण से निकाला, आप दूसरी समीकरण क्या करें, हम y की जगह कितना 1 रखेंगे तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 6 प्लस y की जगह 1 रखेंगे तो कितना 3 गुणा 1, तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा x बराबर, तो हम x बराबर 9 रख देंगे, x बराबर 9 आ जाएगा, y की जगह में कितना रखा था 1 रखा था, अब y की जगह में कितना रख दें, y की जगह में थोड़ा बड़ा रख दें 4 रख दें, तो y की जगह 4 रखेंगे 3 चौक 12 और 6 18 हो जाएगा। अब ये देखिए मित्रों हमने क्या किया, हमने मान निकाल लिए यहाँ से, ये हमने कुछ बिंदु निकाल लिए हैं, ये हमारा होगा सी और डी बिंदु होगा। ठीक है, अब मित्रों देखिए बात करते हैं एक ग्राफ की, आपने ग्राफ तो पढ़ा ही होगा। देखिए हमें 35 लेना है लोग, तो हम कर रहे हैं 5 5 का इकाई ले रहे हैं, कैसे, यहाँ पैमाना लिख दे रहे हैं, पैमाना एक खाना बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर रहने दो, हमें पता नहीं है, 5 इकाई लिख दे रहे हैं। अब मित्रों हमने एक जो खाना लिया है वो 5 इकाई बराबर ले लिया, मित्रों देखिए हमारा पहला बिंदु है, वो पहला बिंदु हमारा कितना -35,7। अब देखिए हमने जब 5 के बराबर लिया है खाना, तो इसमें हमारे छोटे छोटे 5 खाने होंगे। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार हमारे हर जगह होंगे, तो हमारा कितना है -35,2, हमारा ये पहला बिंदु -35,2, हमारा बिंदु होता है x, y, x का मान कितना है -35, y का मान 2 है, नहीं y का मान 1 है, तो ये हमारा कितना आया 1। हमने किस पे, देखिए y अक्ष पे हम 1 चलेंगे, हम चलिए 1 चलिए, अब हमें बिंदु यहाँ पे मिल गया हमें, अब क्या है 1 -35, नहीं सॉरी, क्योंकि हमने 5 के बराबर 1 लिया है ना, तो हमारा 1 होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 1 चलिए, और 35 कहाँ तक चले, यहाँ तक, यानी 7 तक चले, 7 पंजे 35, 5 के बराबर है, तो हम इसकी सीध पे लेकर आएंगे, यहाँ पर एक बिंदु वाली दूसरा मिल गया, ये कितना हमारा बिंदु, ये हो गया, ये हमारा यहाँ पर बिंदु यहाँ पर मिला, तो हमें बिंदु कितना मिला, बिंदु हमें मिला -35, ये बिंदु कितना है 1। दूसरा बिंदु हमारा कितना है 7, यानी 5 और 2 7, ये 7 हमारे इधर आ गए,
और 5 और 1 2 7 हमारे यहाँ पर आ गए। तो हमारा ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 7,7। ये हमारा हो गया बिंदु बी। अब दूसरी रेखा ले लेना है, कितना 1,9 बाई पे बन चले और हम यानी हाँ वाई बन चले और एक्स पे चले 9, पॉजिटिव दिशा में 9। मित्रों देखिए, तो हम इसकी सीधे को लेंगे, यहाँ पे 7 आए थे, यहाँ पर 5 और 2 7, और ये हमारे यहाँ पे आएगा, ये हमारा होगा 7,7। ये बिंदु हमारा बी यहाँ पर होगा, गलती हुई थी थोड़ी। अब ये हमारा क्या है, एक है 1,9, तो हम 1 यहाँ चले, ऊपर से 9 चले तो यहाँ 9 यहाँ पर आए, तो लगभग ये वाला बिंदु हमारा कितना हो गया 1,9। ये हमारा होगा सी। और जो हमारा डी बिंदु है वो हमारा कितना है 18,4। 18 एक्स पे चलेंगे, एक्स पे 18 चले पॉजिटिव दिशा में, 15 और 3 18, 18 चलिए यहाँ तक 18,4, यानी 4 हम चलेंगे बाई एक्स पे पॉजिटिव दिशा में, 5 की डिग्री यहाँ पर 4 चलेंगे, लगभग हमारा यहाँ पर आएगा, कितना हो गया 18,4। डी। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी और डी को मिलाएंगे, और क्या करेंगे, इसे जितना लंबा हो सके उतना हम मिलाएंगे। और हम क्या करेंगे, जो हमारा बिंदु ए है और बी है उसे मिलाएंगे, हम मिला दिए बिंदु के लिए, और ये जहां तक जाता जाएगा यहाँ उठ देंगे। अब जो हमारे यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यही हमारा क्या होगा, इसका हल होगा, तो पैमाने का हल होगा। हमने इसे केवल अभी हमें इसमें हल नहीं निकालना था, हमें केवल याद करना था। तो मित्रों इस जो एक्सरसाइज है, इसकी जो 1 एक्सरसाइज है, 3.1 एक्सरसाइज है, वो आपकी इस उदाहरण की मदद से दोनों हो जाएंगे, आप कर लीजिए, 3-4 क्वेश्चन ही हैं। तो मित्रों मैं आगे आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छे से प्रश्न छाट करके, महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपके जो 2022 जो 2024 का बोर्ड आएगा, यानी आने वाला आगामी 2024 का जो बोर्ड आएगा, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए कल कराएंगे। और आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारा चैनल ग्रो करे, क्योंकि हमारा चैनल नया है और हम आपके लिए उच्च कोटि के प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करेंगे और आपके लिए इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आप जो भी पढ़ें वह बिल्कुल बोर्ड के लिए रणनीति बनाएं और आप बोर्ड में अधिकतम अंक प्राप्त करें। यही हमारी मनोकामना रहेगी, यही हमारी कोशिश रहेगी कि आप बहुत अच्छा करके आए और जो बच्चा बिल्कुल निम्न स्तर का है वह भी अपनी क्षमता से अधिक पेपर में करके आए। तो मित्रों हमारा नया चैनल है, मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि और बच्चों को भी समझ में आए। धन्यवाद मित्रों।